सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा की चर्चित लोकसभा सीट पे। ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसका नाम हिसार है। हिसार पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ का नतीजा जो है वो पिछली बार भी बहुत कांटे का मुकाबला रहा था और इस बार ये सीट इसलिए हॉट सीट बन गई है क्योंकि 3 राजनीतिक हरियाणा के जो घराने हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। बृजेंद्र सिंह IAS की अपनी सेवा को छोड़कर चुनावी रण में उतरे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि नेताजी जो अपने प्रचार में बृजेंद्र सिंह किस तरह का प्रचार कर रहे हैं और परिवार उस प्रचार में कैसा सहयोग दे रहा है। हरियाणा हाई वोल्टेज मुकाबला हॉट सीट यानी बात हो रही है हिसार लोकसभा सीट की। आज हम मौजूद हैं हिसार में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह जी। बृजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा कैंपेन चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। सारी पूरा पार्टी का तंत्र जो है, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से शिद्दत से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, जो लोगों का उत्साह जो है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, बहुत ही अप्रत्याशित रिस्पांस मिल रहा है। सर, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिसी से पॉलिटिक्स की ओर आना, ये आपके जहन में था पहले से या फिर ये अचानक हुआ है? नहीं, इनफैक्ट पॉलिसी की रूपरेखा तो पॉलिटिशियन ही देता है। अफसर तो उसको एक अमली जामा पहनाते हैं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे हो सके। क्योंकि ध्येय तो दोनों का एक ही है, दोनों चाहे सिविल सर्विसेज है या पॉलिटिक्स है, वो दोनों जन सेवा के लिए हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसके समाधान और उसके निराकरण के लिए दोनों काम करते हैं। हाँ, लेकिन अंतर है, काफ़ी अंतर है क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको देती है। उसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको मैं कहता हूँ 360 डिग्रीज। जबकि जब आप प्रशासनिक सेवा में होते हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप होते हैं तो आपको उस तक सीमित रहना पड़ता है। और दूसरा जो लोगों के साथ संवाद है और जो आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, जवाबदेही, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे है पॉलिटिक्स में। ये अंतर है। बाकी मेरे लिए दोनों देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन एक IAS अधिकारी का शानदार करियर, वहां से राजनीति में आना, आपको लग रहा है कि नया मोड़ आ गया है? हाँ, मोड़ तो डेफिनेटली है क्योंकि यदि इसको आप प्रोफेशनली देखें तो जो चीज़ मैं पिछले 21 साल से कर रहा था तो उसको छोड़ के अब राजनीति में आया हूं तो उस हिसाब से एक मोड़ तो है ही डेफिनेट। लेकिन वो मोड़ मेरे लिए अनजाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई नई चीज़ हो रही है। औपचारिक रूप से राजनीति में अब आया हूं, इलेक्शन पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन इलेक्शन देखे भी हुए हैं, कराए भी हुए हैं और स्कूल कॉलेज के दिनों में प्रचार से भी जुड़ा रहा हूं। नया है सच कुछ नहीं। मतलब ये तो था ही, कभी ना कभी तो आना ही है। बिल्कुल था। मेरी हमेशा से इच्छा थी और लेकिन हाँ, उसके साथ मेरा ये ज़रूर था कि मेरे पिताजी भी कभी ये नहीं चाहते थे जब हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही थी कि राजनीति की ओर कोई ध्यान दें, क्योंकि उनका भी और फिर मेरा भी ये मानना था कि पहले अपनी पहचान बनाओ, कुछ कर लो, उसके बाद राजनीति में कभी समझ में आया उस तरह से और मौका यदि मिला तो तब की तब देखेंगे। तो मौका, मेरी खुशकिस्मती है, वो अब आया है एंड हम आपके बीच में। हिसार आप लगातार घूम ही रहे होंगे, क्या आपको समस्याएं नजर आ रही हैं लोगों की? देखिए, समस्याएं तो ऐसा नहीं है कि हिसार की कोई पिक्यूलियर समस्या हो, मतलब जिसको बोलें कि कोई ऐसी समस्या जो दूसरे क्षेत्र में ना हो। वही जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के हों या बिजली पानी के हों, खासतौर पे यहाँ पे एक काफ़ी इलाका वो है जो राजस्थान से सटा हुआ है, तो वहाँ पानी के मुद्दे हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और
तो यही सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। और आपका एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा के जो इश्यूज हैं वो भी रहते हैं। सर, आप चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी यहाँ के लिए? नहीं, प्राथमिकता जैसे मैंने अभी बताया, प्राथमिकता जो क्षेत्र है लोकसभा का बहुत बड़ा है और अलग अलग तरह का है। वैसे तो कृषि बाहुल इलाका है सारा का सारा, लेकिन बहुत भारी इंडस्ट्रियल बेस भी है। सो दोनों पहलू हैं हिसार में। तो एक तरफ इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, इंडस्ट्री और बढ़ सके ताकि युवाओं के रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हो सकें, वो प्रयास रहेगा। उसके अलावा कृषि को, किसानों को किसी भी तरह से अपने माध्यम से मैं जो भी उनके मुद्दे होंगे उनको हर पटल पे उठाऊंगा, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और लोकसभा तो है ही, यदि लोग मुझे मौका देंगे तो। सो ये सारे मुद्दे उठाएंगे। हाँ, यदि आप पूछना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, सो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं एयरपोर्ट का तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन ये एक प्रक्रिया के तहत होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज कोई बात कह दूं और वो अगले 5 साल तक सिरे ना चढ़े और फिर जवाब ना देना बने आदमी से। हाँ, लेकिन प्रयास रहेगा कि एयरपोर्ट का जो काम है वो तेज़ी पकड़े, उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करवा सकें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज़ हैं वो भी प्रायोरिटी पे रहेंगे। रोड कनेक्टिविटी है या रेल कनेक्टिविटी है, वो इश्यूज़ रहेंगे। और जैसे मैंने कहा, इश्यूज़ आते रहते हैं। किसकी प्राथमिकता कब बन जाए वो इस पर भी निर्भर करता है कि लोगों की समय की मांग जो है या जो ज्वलंत मुद्दा जो है वो क्या उभर के आता है। हिसार को सबसे हॉट सीट कहा जाता है हरियाणा में, 3 राजनीतिक घरानों की लड़ाई कहा जाता है, यह देखा जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? नहीं, हॉट सीट तो चलिए पत्रकारिता का एक फ्रेज है जो कॉइन किया है, और बट निसंदेह हिसार बहुत एक पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट लोकसभा क्षेत्र है। और जहाँ तक मुकाबले की बात है तो आज के दिन तो मुझे सही मायने में, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी उम्मीदवार हूँ, लेकिन लोगों से जो आवाज़ आ रही है मोदी जी के प्रति, मुझे लग नहीं रहा कोई लंबा चौड़ा मुकाबला किसी से होगा। क्योंकि पिछली बार भी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, जीत हार का जो अंतर था, तो उस लिहाज से अब तो क्योंकि आपकी एंट्री हो गई है तो आपको लग रहा है कि बड़ी नेक टू नेक फाइट है, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पिछले 2-3 चुनाव जो यहाँ हुए हैं वो जातीय ध्रुवीकरण करके किए गए हैं, और उसमें स्थिति ये थी कि एक बार एक पक्ष जीत गया, दूसरी बार दूसरा पक्ष जीत गया। दुर्भाग्य की बात है कि हिसार के साथ ऐसा हुआ कि सारा का सारा जातीय समीकरण पे यहाँ चुनाव लड़े गए। लेकिन इस बार भाजपा मैदान में है, और भाजपा आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवाद की विचारधारा में उसकी उत्पत्ति है, और ये जात पात और क्षेत्रवाद और इस तरह के जो मुद्दे हैं इनसे ऊपर उठ के पार्टी बात करती है। और दूसरा ये कि आज के दिन जो लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना रखा है, सो वो जाति पाति की जो बातें हैं वो इस इलेक्शन में बिल्कुल गौण है। वो कोशिश कर रहे हैं दूसरे, क्योंकि उनकी तो राजनीति पिछले कुछ साल से उसी पे चल रही थी। लेकिन वो मुद्दे इस बार लोगों को बिल्कुल नहीं भा रहे। मतलब जाट, नॉन जाट ऐसी चीज़ें अब नहीं है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है, और इसी वजह से विपक्ष में शायद थोड़ी सी अब हताशा और छटपटाहट भी होनी शुरू हो गई। क्या चीज़ आपके साथ है? ब्रांड मोदी या पारिवारिक लेगेसी, वो भी है? सब कुछ है जी। सबसे सर्वप्रथम तो आज के दिन जो मोदी जी का जलवा है, जो उन्होंने 5 साल देश की अगुवाई की है, वो लोगों के सामने है, और लोग उसके प्रति बहुत उत्साह है लोगों में। मोदी जी के लिए बहुत आज जो आदर और सत्कार है, और जिस तरह से एक जोश है, चाहे किसी भी वर्ग की आप बात कर ले, वो निश्चित तौर पे है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत उसका बड़ा कार्यकर्ताओं का पूरा नेटवर्क है, वो पूरी तरह से काम कर रहा है। और हाँ, जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका लाभ तो है ही। हम जिस तरह से पूरा चुनाव देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में बार बार अपोजिशन कह रहा है कि नेशनलिज्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हें हटा दिया गया है? नेशनलिज्म बेसिक मुद्दा नहीं है क्या? मतलब मेरे को तो ये चीज़ बड़ी हास्यास्पद सी लगती है कि मतलब राष्ट्रवाद की बात यदि है, वो दूसरे भी कहते हैं हम भी राष्ट्रवादी हैं, और उस मुद्दे पे आ जाए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? और देखिए, मुद्दा क्या होता है कि हर चुनाव में एक या दो मुद्दे होते हैं जो बिल्कुल मुखर होकर सामने आते हैं,
और जो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये तो लोगों की तरफ से ही आ रहा है। हम कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे सुनने को ये मिलता है, और मोदी जी की जो छवि एक बन चुकी है देश में, सो वो हमारे लिए वो बिल्कुल मुद्दा रहेगा। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो छुप जाने चाहिए या गौण हो जाने चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा रहेंगे। और लेकिन लोकसभा का चुनाव है, लोगों को 5 साल के लिए अगले प्रधानमंत्री को चुनना है, बागडोर किसके हाथ में सौंपनी, ये फैसला करना है। तो निश्चित तौर पे हम मोदी जी के नाम पे, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, जो मोदी जी की 5 साल की उपलब्धियां हैं सरकार की, जो एक भ्रष्टाचार रहित सरकार, साफ सुथरी ईमानदार सरकार की है, इन सभी मुद्दों पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हाँ, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो सबसे ऊपर है। हम देख रहे हैं कि आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं आपके लिए, आपकी माताजी कैंपेन कर रही हैं, विधायक हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपको लग रहा है कवर कर पा रहे हैं? देखिए, हम तीनों मिलके, और मेरी वाइफ भी 3-4 हलकों में तो वो भी जा चुकी हैं, तो हम सबके बीच में मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी गांव या कोई भी शहर या मोहल्ला अछूता रह जाएगा। सारा का सारा हम कवर कर पाएंगे। और दूसरा ये कि सिर्फ आप परिवार की बात नहीं है, पूरा जो भाजपा का जो नेतृत्व है, भाजपा के जो हमारे संगी साथी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या वरिष्ठ नेता हैं, एमएलएज हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, सब पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। और जो कार्यकर्ताओं की इतनी भारी टीम है, सबके सब चुनाव में पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ना सिर्फ हर इलाके को हम छू पाएंगे, बट हल्के के हर वोटर तक भी हम पहुंच पाएंगे। मुकाबला किससे है? कांग्रेस से है, जेजेपी से है, इनेलो से? नहीं, मुकाबला उन दोनों के बीच में है, दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए। बीजेपी का कोई मुकाबला इन दोनों के साथ नहीं। कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होता तो मैं घर में बैठा रहता, प्रचार में इतना ज़्यादा नहीं जाता। सो ओवर कॉन्फिडेंस तो मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं जैसा आप खुद ही कहते हैं, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, तो ब्यूरोक्रेट को कभी ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी नहीं होती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आना, ये आसान काम रहा है या फिर चीज़ों की समझ और आसान हुई है पहले से? देखिए, मेरे साथ मैं कहूँगा दोहरा फायदा मुझे रहा है। प्रशासनिक सेवा के माध्यम से भी सरकार को देखा है, समस्याओं को देखा है, उनका किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है, वो भी देखा है। और दूसरी तरफ पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक है, तो मेरे लिए तो दोनों चीज़ों को मतलब बड़ी सहजता से मैं एक से दूसरे में जा सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है, वो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। मतलब इतनी मेहनत कोई आदमी कर सके, अपने आप में दूसरों के लिए उदाहरण है। अभी भी आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने से वो चुनाव प्रचार में जिस तरह से जुटे हैं, मुझे नहीं लगता विपक्ष का कोई भी नेता इतनी मेहनत जितनी वो करते हैं और जिस जज्बे के साथ वो करते हैं कोई कर सकता है। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में शायद कोई एक दिन का भी अवकाश उन्होंने नहीं लिया, और 16-16 घंटे काम करने की कैपेसिटी है निरंतर, डे आफ्टर डे। तो बहुत ऊर्जा है उनमें और काम करने की शिद्दत है। देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने का जो एक जज्बा है, वो मतलब सबके लिए, हमारे लिए एक उदाहरण है। आपके पिताजी ने पेशकश की इस्तीफा देने की। हमने ये सुना है कि जब आपके पिताजी राजनीति में आए थे तो दादाजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। ये विरले उदाहरण पेश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरे दादाजी ने, जब मेरे पिताजी को जब टिकट ऑफर हुआ 1972 में, मेरे दादाजी की उम्र सिर्फ 61 साल थी। ऐसा नहीं था कि वो राजनीतिक हिसाब से कोई रिटायरमेंट एज पे आ गए थे या बुजुर्ग हो गए थे या उनकी सेहत ठीक नहीं थी। वो 93 साल की उम्र तक जिए। लेकिन जब मेरे पिताजी राजनीति में आ गए तो वो कह सकते हैं आप, वो बैकग्राउंड में चले गए थे और दोबारा सक्रिय राजनीति में उस हिसाब से कभी नहीं उतरे। सो मेरे पिताजी ने ये एक कदम उठाया है उसी परिपाटी के तहत जो परिवार में है, और उनका निर्णय मेरे सर माथे पर, लेकिन उससे मेरी जिम्मेदारी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत एक बड़ा और गंभीर फैसला उन्होंने किया है। सो उसका मुझे आभास है पूरी तरह से। इस पर भी अपोजिशन ने सवाल खड़े किए कि ये सिर्फ पेशकश है, कोई उन्होंने दिया नहीं है इस्तीफा। अपोजिशन का तो और कुछ काम ही नहीं है करने का, और मतलब वो तो इन चीज़ों के बारे में बात भी किस मुंह से कर सकते हैं। उन्होंने तो इस तरह की कोई चीज़ ना तो कभी उनके परिवार में की, ना उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा।
सो उनकी तो शायद समझ से भी परे है ये चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी इतना सक्रिय हो, इतने बड़े पद पे हो, 3.5 साल राज्यसभा के बचे हों और वे इस्तीफे की पेशकश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखित में करे, तो उनकी तो समझ से ही परे है, तो उनके बारे में तो मैं क्या जवाब दूं। तो साहब फिट है बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो पूरी तरह से फिट हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि उनका तो ये है कि लोगों से यदि 1-2 दिन मिलना जुलना ना हो तो उनमें बल्कि छटपटाहट शुरू हो जाती है। सो वो तो पब्लिक लाइफ में सदा से बने रहे हैं और आप कह सकते हैं उनको तो उनकी एनर्जी वहाँ से मिलती है। सो यही है। लेगेसी से जिम्मेदारी बढ़ गई है, प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है या इजी हुआ है कुछ? देखिए, दोनों चीजें होती हैं। आपको आपकी जो विरासत है उससे उसका निस्संदेह आपको फायदा होता है, खासतौर पर जब विरासत इतनी साफ सुथरी, पाक और इतनी बड़ी और इतनी लंबी हो। 100 साल का हमारा इतिहास है जनसेवा का, हरियाणा, पंजाब और जो आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है, बहुत बड़े क्षेत्र में वेस्टर्न यूपी, राजस्थान वगैरह। सो वो निस्संदेह है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीतिक तौर पे वो सिर्फ मेरी विरासत है। सर छोटूराम की जो विरासत है वो किसी एक नेता में नहीं समा सकती या परिवार के किसी एक सदस्य में नहीं समा सकती। वो तो सबकी साझा विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है। हाँ, लेकिन वो जो उसका आभास पूरा है और इसीलिए मेरा हमेशा, जब मैं प्रशासनिक सेवा में भी रहा, मेरा प्रयास ये रहा कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो नाम मेरे साथ जुड़ा है, चाहे मेरे परदादा जी को हो या मेरे पिताजी का हो, कि उस पर किसी भी तरह की कोई आँच आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब तक तो मैं उसको संभालने में और लोगों में एक साफ छवि रखने में मैं कामयाब रहा हूँ। 23 मई के बाद कैसी मुलाकात होगी आपसे हमारी? जैसे आज हो रही है। वो आपके ऊपर है, आप मुझे कितना समय देंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि लोकसभा के प्रांगण में मिलेंगे? नहीं, वो तो फोरगॉन कंक्लूजन है, लोगों ने डिसाइड कर रखा है। ये तो सिर्फ 12 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि जाएं और वोट डालें और चुनाव को एक समापन की ओर ले जाएं। मन तो लोगों ने बना रखा है और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं चुनावी मैदान में उतरा। जब चुनावी मैदान में उतरे तो जिस प्रकार का माहौल मिला, मुझे चंडीगढ़ बैठे एहसास नहीं था कि लोगों में इतनी प्रबल भावना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 2032 तक शायद आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी मिस करेंगे ज्यादा? नहीं, राजनीति में जब आप आ जाते हैं तो कुछ और मिस करने का ना तो आपको समय मिलता है ना फुर्सत मिलती है। सो मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक ये है कि जो एक जिसको कहते हैं प्रशासनिक सेवा में थोड़ी प्रोटेक्टेड लाइफ आप लीड करते हैं, आप हर तरफ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन राजनीति एक जैसे मैंने कहा एक दूसरे दर्जे पे हर चीज़ को ले जाती है, कई पायदान ऊपर। तो उसमें आएंगे तो मुझे इस चीज़ का कोई ये नहीं रहेगा कि मैंने नौकरी किस लिए छोड़ी, मैं उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। लेकिन गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर वोट मांगना ये तो नया ही है आपके लिए? नहीं, मैं 1996 के चुनाव में मैं अपने पिताजी के लिए पूरा वो चाणा हल्का जो है मैंने डोर टू डोर कवर किया था, करीब 24-25 गाँव। सो मेरे लिए उस हिसाब से नया नहीं है। उससे पहले के चुनाव थे उसमें चलो मैं थोड़ा छोटा था उम्र में, लेकिन चाहे 91 का चुनाव हो या 89 का हो, उनमें भी मैंने प्रचार किया था। हिसार में सारे युवा मैदान में हैं, इसको किस तरह देखते हैं राजनीति में? मैं तो हमेशा बहुत अच्छी बात मानता हूँ ये युवा यदि राजनीति में आए, क्योंकि युवा में जो ऊर्जा है और जो गति और शक्ति वो प्रदान कर सकते हैं राजनीति को, तो इसलिए युवा यदि आते हैं, चाहे वो दुष्यंत हैं चाहे भव्य हैं, उनका स्वागत है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि युवा वो आएँ जो अपने आप को कुछ कहीं सिद्ध करके आएँ। सीधा अपने पिताजी के जूतों में आ जाना या चप्पलों में आ जाना बड़ी बात कह रहे हैं। तो वो थोड़ा फ़र्क है। प्रोफेशनली कहीं कुछ करके आएँ, अपने आप को अपनी एक पहचान बनाएं और फिर राजनीति में आए तो बिल्कुल स्वागत है। युवाओं को आना चाहिए, भारी संख्या में आना चाहिए। युवाओं से जुड़ा सर एक सवाल और कि आपके पिताजी जब चुनाव लड़ते थे वो वक्त कुछ और था, आज सोशल मीडिया हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, बदलते वक्त की राजनीति बदल गई है आपके हिसाब से? मैसेजिंग शायद बदल गई है कि लोगों तक किस तरह से पहुंचते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं मेरे ख्याल से वो तो वही रहता है। क्योंकि जो लोगों से कनेक्ट है, जो लोगों तक पहुंचने की जो बात है, उसमें नए
टूल्स आ गए हैं, जिसको आप सोशल मीडिया का नाम ले लें या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पहले इतना नहीं था, आज से 20 साल पहले, सैटेलाइट एज से पहले। सो वो निसंदेह बढ़ गया है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तो वही हैं। लोगों के बीच में रहना जरूरी, निसंदेह। मतलब राजनेता के लिए अगर आपको जिंदगी में सही मायने में राजनीति करनी है और लंबे समय तक करनी है और एक सार्थक राजनीति यदि करनी है, तो आपको लोगों के साथ निरंतर बना रहना पड़ेगा। इसमें कोई लुका छिपी या भागने का कोई रास्ता नहीं होता। 10 सीटें हैं सर, लेकिन नजरें सबकी विधानसभा पर भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का ग्राउंड पे अभी क्या स्थिति दिख रही है? नहीं, ग्राउंड पे तो आज के दिन तो जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में तो मैं कह सकता हूं कि 2019 की जो लहर है मोदी जी के प्रति, वो 2014 से भी ज्यादा प्रचंड है। सो इसीलिए विपक्ष जो है इतना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है आज के दिन आपको हरियाणा में, और उसका निसंदेह जब सितंबर अक्टूबर में जब असेंबली के चुनाव आएंगे उस पर असर तो रहेगा ही रहेगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं भाई सभी लोग, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हिसार में इस वक्त अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के लिए प्रचार की पूरी कमान उन्होंने संभाली हुई है। लगातार लोगों से वो मिल रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत सारे चुनाव आपने लड़े हैं, लड़वाए भी हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं तो ये बोलूंगा कि अनप्रेसिडेंटेड ऐसा लोगों का समर्थन शायद ही किसी चुनाव में और शायद किसी कैंडिडेट के लिए हुआ हो। मतलब मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करता, बल्कि कभी जो दूसरे भी चुनाव लड़ते थे तब भी मैंने देखा कि इतना एक तरफा जन समर्थन और सबकी एक ही भावना कि हम देश के लिए हैं और देश को मजबूती दे सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये दो बड़े फैक्टर। क्या चीजें फेवर में जा रही हैं सर? मैंने बताया ना कि इस चुनाव में लोगों ने, सबसे बड़ी बात मुझे नजर आई कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई क्षेत्रवाद, इन सब से हटके लोगों का एक ही मन है कि अगले 5 साल हम ऐसी सरकार बनाएं, ऐसा नेतृत्व हो जो हमारे देश को और बुलंदियों पे लेके जाए। और उसमें मुझे लगता है कि एक मत से लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए चाहते हैं कि उनको देश की बागडोर अगले 5 साल के लिए सौंपी जाए। परिवार की जो लेगेसी है, क्या वो भी साथ दे रही है यहाँ पर? उसका तो है ही। परिवार की लेगेसी नहीं हो तो टिकट कौन देगा आपको? और फिर लेगेसी भी वो इस किस्म की नहीं है कि 100 साल की राजनीति में क्लीन स्लेट अगर किसी की रही है, ये मैं नहीं कहता बल्कि लोग कहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं तो कहता बहुत बड़ी संपत्ति है ये किसी भी राजनीतिक परिवार के लिए कि हमने राजनीति में जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनको निभाया है। और इसीलिए लोगों में एक भावना है कि कैंडिडेट भी हमने सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारी पार्टी ने उतारा है। बेटा चुनाव लड़ रहा है, कोई दबाव महसूस कर रहे हैं? चीजों में तो देखो, उसका 21 साल वो एक ब्यूरोक्रेट IAS अधिकारी के रूप में काम किया और अब एक नया उसके लिए एक्सपीरियंस है। लेकिन नया इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि उसका पालन पोषण राजनीतिक माहौल में ही हुआ है। राजनीति की बारीकियां कोई समझने के लिए उसको ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। वो ऑलरेडी वो बहुत कुछ समझा हुआ है और उससे उसको लाभ होगा। और लोगों को भी मैं समझता हूं कि ब्रिजेंद्र सिंह का जो कैंडिडेचर है वो भाया है। लोग समझते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में जो उसकी अपनी एक उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपनी पहचान बनाई लोगों में, और इसके साथ साथ जो उसकी पृष्ठभूमि है, दोनों मिलके एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में लोगों ने उनको
देखा है और समझा है। हिसार को सर हॉट सीट कहा जाता है और कांटे के मुकाबले वाली सीट, और कई नाम दिए जाते हैं। आपको लग रहा है मुकाबला किससे है? देखिए, मेरा अगर मैं अपना सारा राजनीतिक अनुभव, और वो भी बिना किसी पक्ष के मैं कहूं, तो सीधा मेरा कहना यह है कि दूसरे और तीसरे स्थान के लिए तो पूरा संघर्ष है, लेकिन पहले स्थान पे तो बहुत लंबा रास्ता है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत आगे। आप भी प्रचार कर रहे हैं, प्रेमलता जी प्रचार कर रही हैं, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, कवर कर पा रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा। 450 के करीब गांव हैं। हमने कल तक लगभग 400 के करीब गांव में हम जा चुके हैं। बाकी 3 शहर हैं, बरवाला है, हांसी है, हिसार है, वहाँ भी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और अगले 5 दिन में हम रिपीट भी करेंगे। लेकिन 2 बड़ी रैलियां हमने करनी है। एक तो नरेंद्र भाई मोदी जी की 8 तारीख को फतेहाबाद में रैली है, उसमें हमारे हिसार पार्लियामेंट से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। और दूसरा 10 तारीख को अमित भाई शाह बरवाला में आएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी रैली है। तो ये हम अब अपना ज़्यादा समय इस रैलियों को सफल बनाने में लगाएंगे। सर 5 साल, क्योंकि अब केंद्र में आप मंत्री भी रहे, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे, नेशनलिज्म के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आप देखिए, बालाकोट का जो घटना है, वो कह रहे हैं कि इसको बीजेपी बना रही है प्राइम मिनिस्टर। मैं कहता हूं कि अगर बालाकोट का हमारा जो अभियान है, हमारी फौज का, हमारी वायुसेना ने जो शौर्य दिखाया है, अगर उसमें हम असफल हो जाते हैं तो क्या विपक्ष उसको मुद्दा बना के लोगों में नहीं लेके जाता कि मोदी जी देखो ये हो गया, कुछ नहीं कर सके, फेल हो गया। तो जब हम सफल हुए हैं तो ये एक हमारी सेनाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसको हम लोगों में ले जा रहे हैं। हमने, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोग खुद कह रहे हैं कि यही एक मुद्दा है कि हमारा देश अब वो देश नहीं जो जाति धर्म के संकीर्ण विचारों में फंसा रहे, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है आके कि सिर्फ देश, और खास तौर पे इस देश के युवाओं में ये बात है कि हमारा देश सर्वोपरि है, ये शक्तिशाली होगा, ये मजबूत होगा, तो हमारा भविष्य आगे बढ़ने का है। अगर देश ही कमजोर हो जाएगा तो कौन से मुद्दे और क्या बात, वो धरे के धरे रह जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी बात तो कर ही रहे हैं आप। मैंने बताया ना, शिक्षा स्वास्थ्य, मैंने, आप ये मान के चलो कि उपलब्धियां तो अनेक हैं और अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में भी आपने देखा होगा। लेकिन ये विडंबना है मेरा अपना 47 साल के राजनीतिक जीवन में, मैं ये कहता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी, यानी लोगों के मन में ये है कि जो सरकार है वही आनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। ये पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है और ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये लोगों ने इस चीज को उठाया। सर जब आप राजनीति में आए थे तो आपके पिताजी धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए, अब बेटे आ रहे हैं तो आपने भी ऐसी कोई पेशकश कर दी है, क्या कोई मिसाल कायम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, एक तो वैसे भी आप देखो 47 साल बहुत लंबा सफर है। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि मैं अगर नहीं भी अपने आप को पीछे करूंगा तो ये जनरेशनल चेंज है, एक से दूसरे को बैटन हमारे को थमाना ही पड़ेगा। हम आराम से थमा देंगे तो लोग हमारे को अच्छा बताएंगे, नहीं तो लोग छीन के कर देते हैं। कोई हिसार में 3 युवा कैंडिडेट हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी बात है, युवा कैंडिडेट और पढ़े लिखे हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह को एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो उसका जो उसका अपना प्रशासनिक अनुभव है, 21 साल उसका सर्विस है और 14 साल अभी और बाकी थे उसके। तो इस अनुभव का राजनीति में जो इश्यूज हैं
जो हरियाणा से संबंधित, मैं तो ये कहूँगा कि हिसार के ही सिर्फ प्रश्न नहीं है, मुद्दे नहीं है, बल्कि लोकसभा में बैठ के आप अपने राज्य के लिए, और राज्य तक सीमित नहीं, बृजेंद्र सिंह जैसे प्रशासनिक अनुभव के लोग देश की राजनीति में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको बखूबी उठाएं, ताकि हमारा, मैंने देखा कि लोकसभा में जो डिस्कशन है, डिबेट है, उसका स्तर भी अगर अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आएंगे, तो वो स्तर भी ऊंचा उठेगा। अंत में 23 मई की शाम क्या स्थिति रहने वाली है? 23 मई की शाम क्या सुबह ही पता लग जाएगा आपको। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, वो कॉन्फिडेंट हैं और हिसार में बृजेंद्र की जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी जसमीत बृजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप भी लगातार कैंपेन कर रही हैं, आपके और आपके हस्बैंड के लिए एक नया एक्सपीरियंस है? नया एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड के लिए तो है, क्योंकि वो अभी तक प्रशासनिक सेवा में थे, तो मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है ये, क्योंकि मैं पहले भी अपनी मदर इन लॉ के लिए भी और अपने ससुर जी के लिए भी कैंपेन कर चुकी हूँ। हाँ, मैंने स्पीच इतनी नहीं दी थी जितनी अब दे रही हूँ, तो वो बोलने का एक नया अनुभव प्राप्त हो रहा है, और वो मैंने कभी उचाना में स्पीच वगैरह दी नहीं थी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है लोगों में, और मोदी जी की लहर तो कमाल की है पूरे गांव में भी और शहरों में भी। किस तरह कैंपेन आप कर रहे हैं? मतलब सुबह से शेड्यूल बन जाता है, सबको अलग अलग जगह जाना है? जी जी, पूरा हमारा शेड्यूल सबका अपना अपना बन जाता है, मेरे हस्बैंड का भी, मेरे फादर इन लॉ का भी, मेरी मदर इन लॉ तो उचाना संभाल रही हैं, और मेरा भी ऐसे ही सेम शेड्यूल होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं हिसार सिटी से शुरू करूँ और रात को भी मैं हिसार सिटी में ख़त्म करूँ, और बीच में गाँव कवर करती हूँ। हिसार को हॉट सीट कहा जा रहा है, टफ सीट कहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? हॉट सीट तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमारा कोई इतना बहुत अच्छा चल रहा है इलेक्शन, तो मेरे ख्याल में विजय तो निश्चित ही है। जी, एरिया बहुत बड़ा है, आपको लगता है कि कवर हो पा रहा है? जी, मेरे ख्याल में लगे हुए हैं, कोशिश यही है कि परिवार का एक सदस्य तो कवर कर ही ले हर एरिया को, तो मुझे उम्मीद है कि हो ही जाएगा। लेगेसी जो है उसके साथ लड़ रहे हैं, या फिर जो ब्रांड मोदी आपके साथ है उसके साथ लड़ रहे हैं? जी, ब्रांड मोदी तो है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन लेगेसी के अलावा जो कैंडिडेट है हमारा, वो मेरे ख्याल में तो एक बिल्कुल साफ छवि के आईएएस अफसर और युवा और काम करने वाले, तो वो है हमारा मुद्दा, कि विकास का मुद्दा है हमारा। और बाकी ये चुनाव तो है मोदी जी का चुनाव, और ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, चुनने का चुनाव है, तो कैंडिडेट तो मेरे ख्याल में तो कैंडिडेट हमारा बहुत स्ट्रांग है, और मोदी जी की लहर के साथ और उनके आशीर्वाद के साथ जीत हमारी होगी। किनसे मुकाबला मान रहे हैं? जी, किसी से भी मुकाबला नहीं है, वो बिल्कुल अलग कैंडिडेट हैं दोनों, भव्य, और वो सिर्फ लेगेसी वाले कैंडिडेट हैं, और दुष्यंत ने शायद काम भी किए हैं, लेकिन बृजेंद्र जी ने जितना प्रशासनिक अनुभव हासिल किया है वो इनसे बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत मैच्योर और सुलझे हुए और शिक्षित और बहुत ही ब्रिलियंट अफसर रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है वो यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है, और लोगों के काम होने वाले हैं और विकास होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर काम होंगे और जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रही हैं। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ वरुण गोयल, MH1 न्यूज़, हिसार। जोरदार तालियां बजाएं भाई सभी लोग, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।